मैं सुनील जाखड़ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच इस वैश्विक महामारी के दौर में। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने घर पर सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए या आपकी शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने सेंट्रल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस का संचालन करना शुरू कर दिया है। आज मैं आपको 10वीं कक्षा सामाजिक ज्ञान विषय के अर्थशास्त्र यूनिट से मुद्रा एवं साख टॉपिक पर आपके साथ में चर्चा करने की आई है। देखिए, मुद्रा जिसको आमतौर पर हम सामान्य भाषा में करेंसी कहते हैं। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम होता है। यहां में शब्द का मतलब लिख रहा हूं आपको, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है जिसके माध्यम से वस्तुओं को खरीदा एवं बेचा जा सकता है। ये मुद्रा की परिभाषा है, डेफिनेशन है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से वस्तुओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। यानी मुद्रा का स्वयं का अपना कोई उपयोग नहीं होता है, यानी ये तो एक विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। जिसको इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं, बदला या बदली। यानी आपके पास में कोई भी वस्तु है, वो वस्तु अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान करते हो तो सामने वाला व्यक्ति बदले में आपको मुद्रा देता है। और अगर आपके पास में कोई वस्तु नहीं है और आप किसी व्यक्ति से वस्तु प्राप्त करते हैं तो बदले में आपको मुद्रा देनी पड़ती है। अगर वस्तु आपके पास में आती है तो मुद्रा आपके पास से चली जाती है, और अगर वस्तु आपके पास में आती है तो आपके पास से मुद्रा जाएगी, और अगर आपके पास से वस्तु जा रही है तो सामने वाला व्यक्ति आपको मुद्रा प्रदान करेगा। ये विनिमय एक्सचेंज का काम करती है। यानी इसका मतलब होता है आदान प्रदान करना या वस्तु का विनिमय करना। क्या काम करती है? इसके द्वारा हम कोई भी वस्तु होती है उसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति के पास में जूता है, यानी वो जूते की दुकान चलाता है या वो जूता बनाता है, मोची हो सकता है। और एक व्यक्ति है जो किसान है, फार्मर, वो गेहूं का उत्पादन करता है। दोनों के प्रोडक्शन अलग अलग है। एक व्यक्ति गेहूं का उत्पादन करता है तो दूसरा व्यक्ति जूते का निर्माण करता है या जूते बेचता है। दोनों की वस्तुएं अलग अलग है, दोनों के उपयोग अलग अलग है। किसान के पास भी गेहूं है लेकिन मोची के पास गेहूं नहीं है, उसे खाने के लिए गेहूं चाहिए। मोची के पास में जूते हैं लेकिन किसान के पास में जूते नहीं, उसे पहनने के लिए जूते चाहिए। दोनों के पास में भिन्न वस्तुएं हैं। और व्यापार जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, व्यापार की ये आवश्यक शर्त भी है। व्यापार तभी होगा जब दो व्यक्तियों के पास में भिन्न भिन्न वस्तुएं होंगी। अगर सेम वस्तु होगी तो कभी भी व्यापार नहीं होगा। अगर आपके पास में गेहूं है और सामने वाले के पास में गेहूं है, कभी भी आपके बीच व्यापार नहीं होगा। व्यापार कब होता है? व्यापार की पहली आवश्यक शर्त होती है व्यापार तभी होगा जब दोनों के पास में भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए। यही बात अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागू होती है। किन्हीं दो राष्ट्रों के पास में अगर वस्तुओं में भिन्नता होगी तभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। अगर दो देशों के बीच समान वस्तुएं होती हैं, कभी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो मुद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं।
कहीं भी खरीद सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं कि आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। अब देखो मुद्रा की विशेषता क्या होती है। मुद्रा ने जिसको आप करेंसी बोलते हो, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसकी पहली विशेषता है ये विनिमय का एक माध्यम होता है। पहली विशेषता क्या है, ये विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब इसके माध्यम से हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी विशेषता मुद्रा कागज के नोट या सिक्के पर जारी की जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं। वर्तमान समय में हमारे देश में जो भी मुद्रा का प्रचलन है वो कागज के नोट या सिक्के पर जारी किया जाता है। हमारे देश में दो ही प्रकार की मुद्रा प्रचलन में है। जो भी हमारे पास में नोट आते हैं या तो कागज के नोट होते हैं या सिक्के के रूप में हमारे पास में मुद्रा आती है। तीसरी मुद्रा की विशेषता होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ही मुद्रा को जारी कर सकता है, बाकी अधीनस्थ किसी भी बैंक को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा हो, कहीं भी लिखा हो, तो आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। आपने अगर करेंसी देखिए 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केवल यही वो बैंक होता है जो हमारे देश की करेंसी यानी मुद्रा को जारी करने का अथॉराइज होता है। उसके पास में ही वही बैंक अधिकृत होता है कि वो मुद्रा जारी कर सकता है। इसके अलावा अधीनस्थ कोई भी बैंक कभी भी मुद्रा को प्रचलन में या सिस्टम में ना ला सकता है, ना उस सिस्टम से बाहर कर सकता है। तो मुद्रा की तीन विशेषता होती है। मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, दूसरा कागज के नोट या सिक्के पर जारी की जाती है, तीसरा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा को जारी करता है। इसी में एक विशेषता जुड़ी होती है, इसको कानूनी मान्यता भी प्राप्त होती है। मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति मुद्रा लेने से मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, अगर आप 10 का, 5 का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, अगर कोई भी सिक्का, क्योंकि सिक्का भी एक मुद्रा में आता है, मैंने पहले लिखा आपको कि ये कागज के नोट या सिक्के पर 2 प्रकार से जारी होती है। तो सिक्के को भी कोई दुकानदार अगर लेने से मना करता है, कोई नोट कटा है, कहीं भी उसमें कोई क्रैकिंग है, अगर दुकानदार किसी भी नोट को लेने से मना कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि कानूनी मान्यता किसको मिली है? मुद्रा को। मुद्रा को एक कानूनी अधिकार प्रदान है कि उसको कहीं भी किसी भी वस्तु को खरीदने में या किसी भी वस्तु को बेचने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुद्रा के कार्य कौन कौन से? मुद्रा का पहला कार्य जो विशेषता रहेगा वही पॉइंट इसमें रहेगा, ये विनिमय का माध्यम। मुद्रा पहला कार्य कौन से करती है? विनिमय का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, विनिमय आदान प्रदान होता है। आपके पास में कोई भी वस्तु है, अगर आप उस वस्तु को किसी व्यक्ति को देते हो तो आप मुद्रा लेते हो। अगर आपके पास में कोई वस्तु नहीं है, आप किसी से वस्तु ले रहे हो तो बदले में आप मुद्रा दे रहे हो। यदि दोनों ही परिस्थितियों में वस्तुओं का लेन देन कौन करवा रही है? मुद्रा करवा रही है। माध्यम यानी मीडिएटर का काम करती है। आदान प्रदान का माध्यम कौन बनती है? मुद्रा। मुद्रा बीच में रहेगी। इस व्यक्ति के पास में कोई वस्तु है, ये आपको वस्तु दे रहा है, ये व्यक्ति आपको वस्तु देगा, मुद्रा इसके पास चली जाएगी। आप इसको वस्तु दे रहे हो, इससे मुद्रा आपके पास आ जाएगी। यानी दोनों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान में भूमिका कौन निभा रही है? मुद्रा निभा रही है। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम होती है, ये वस्तुओं का आदान प्रदान करवाती है, उसमें सहयोग करती है। दूसरा, बजट निर्माण में सहायक। थोड़ा सा ध्यान देना,
एक शब्द आता है, शब्द को पहले तोड़ना, शब्द का अर्थ, उसका मतलब याद रखना। अगर आपको मतलब नहीं आता है तो पॉइंट से कोई उचित नहीं होता। बजट का मतलब क्या होता है? आपने तो पढ़ लिया कि बजट निर्माण में सहायक, लेकिन वास्तव में बजट होता क्या है? बजट का मतलब होता है आय और व्यय का लेखा जोखा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आय एवं व्यय, इन दोनों चीजों का जो लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा का मतलब होता है हिसाब किताब, कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ। इसको अगर आप एक स्थान पर लिखित रूप में रखते हैं उसे बजट कहा जाता है। भारत सरकार, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकारें प्रतिवर्ष अपना बजट पारित करती है। सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ये सरकार का वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो सरकार 31 मार्च के बाद में अपना जो भी नए सत्र का बजट होता है उसको पारित करती है। यानी 31 मार्च से पहले अपने बजट को पारित कर लेती है। उसमें वो आगामी 1 वर्ष का जो भी प्लान होता है कि हम कौन कौन से क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में कितना धन खर्च करेंगे, शिक्षा पर कितना व्यय करेंगे, चिकित्सा पर कितना व्यय करेंगे, ऊर्जा पर कितना व्यय करेंगे, सड़क मार्गों पर कितना व्यय करेंगे, यानी किस क्षेत्र में कितना धन खर्च करेंगे देश में। ये तमाम चीजें वित्त मंत्री सदन के सामने पेश करता है। वो आपको बताएगा कि हम ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, इसके अलावा जो भी लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं होती हैं उनके लिए हम कितना धन व्यय करेंगे, कितना धन खर्च करेंगे। तो ये तो हो गया व्यय। पहले आप इसको समझना कि सरकार अगले या आगामी 1 वर्ष में देश में कितना व्यय करेगी वो आपको पहले बता देती है। इसको बोलते हैं व्यय। उसके बाद में वित्त मंत्री आपको ये भी बताएगा, जैसे मान लो कि उसने कह दिया कि हम 1500,000 करोड़ रुपए का व्यय करेंगे। 1 वर्ष में कितने रुपए खर्च करेंगे जन कल्याणकारी योजनाओं पर? 1500 करोड़ रुपए का व्यय करेंगे। अब इसके बाद में सरकार आपको ये भी बताती है या वित्त मंत्री सदन को आश्वस्त करता है कि हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे। फिर वो आपको बताता है कि हम सिगरेट पर इतना टैक्स लगाएंगे, मनोरंजन के साधनों पर इतना टैक्स लगाएंगे, जो भी सेल टैक्स या चुंगी कर उस पर इतना टैक्स लगा देंगे, शराब पर इतना टैक्स बढ़ा देंगे, इसके अलावा सर्विस टैक्स हो उसको इतना बढ़ा देंगे, फैक्ट्रियों पर जो भी उत्पाद होते हैं उस पर इतना टैक्स लगाएंगे, टीवी इतना महंगा कर देंगे, फ्रिज को महंगा कर देंगे। यानी हर एक चीज के ऊपर वित्त मंत्री आपको पूरा आश्वस्त करता है कि प्रत्येक चीज पर कितनी मात्रा में टैक्स बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद में वो आपको ये भी बताता है कि इन सब से मिलाकर सरकार को इतने 1000 करोड़ रुपए की आय होगी। तो एक तरफ वित्त मंत्री आपको ये बताता सदन में कि हमें इतने 1000 करोड़ रुपए टैक्स से आय होगी, दूसरी तरफ वो आपको ये बताएगा कि इस साल हम इतना रुपए इसमें खर्च करेंगे। एक तरफ वो आपको आय बता रहा है, दूसरी तरफ वो आपको व्यय बता रहा है। ठीक है, तो आय और व्यय इन दोनों का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। तो बजट बनाने के लिए बजट निर्माण में सहायक कौन होती है? मुद्रा होती है, क्योंकि बजट में जो भी कार्य होते हैं उस पर कितना धन खर्च होता है और इन तमाम चीजों को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। तो अगर मुद्रा नहीं होगी तो आप बजट का निर्माण नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद में आपको वस्तुओं का संग्रहण करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर मुद्रा नहीं है, आप कोई महंगी कोई भी चीज खरीद रहे हो, मान लो आपको 10 या 15 लाख रुपए में उतने मूल्य की अगर आपको कार खरीद रहे हो, और ऐसी स्थिति में मान लो कि मुद्रा का प्रचलन नहीं है, तो मुद्रा का प्रचलन नहीं है तो आपको बदले में वस्तु देनी पड़ेगी। और बदले में मान लो कि आपने एक मारुति कार खरीदने के लिए आपने बदले में उसको गेहूं दिया। पहली बात तो कि ऐसा व्यापार कभी होगा नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा व्यापार होगा तो जो दुकानदार आपको कार दे रहा है उसके पास में भारी मात्रा में गेहूं का स्टॉक हो जाएगा, तो वो स्टॉक नहीं करेगा, आपको बहुत अधिक मात्रा में गेहूं देना पड़ेगा, तब आप उससे कार खरीद सकते हो। कार के मूल्य के बराबर आपको बहुत अधिक मात्रा में गेहूं देने पड़ेंगे, इसलिए एक व्यापार का ऐसा नहीं होगा। वैसे इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इस टॉपिक के बाद में आपको बताऊंगा कि जब प्राचीन काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस समय व्यापार कैसे होता था। ये उस समय उस टॉपिक की रिलेटेड बातें, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि बजट निर्माण में मुद्रा सहायक होती है। अगर मुद्रा का प्रचलन नहीं है, मुद्रा सिस्टम में नहीं है, तो आप बजट का निर्माण नहीं कर पाओगे। बजट जरूरी नहीं कि सरकार ही बजट का निर्माण करती है, एक व्यक्ति भी अपने परिवार में 1 वर्ष में उससे कितनी आय हुई, 1 वर्ष के दौरान उसने कितना व्यय किया, इन तमाम चीजों का वो खुद भी अपना एक बजट निर्माण करता है। तो दूसरी विशेषता होती है बजट निर्माण में सहायक होती है कौन? मुद्रा। मुद्रा की तीसरी विशेषता है
व्यापार में सहायक। व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं को खरीदना या उनको बेचना व्यापार कहलाता है। और जब तक मुद्रा नहीं होगी, वस्तुओं के क्रय या विक्रय, वस्तुओं को खरीदने या उनको बेचने में आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिसमें जब आपको बताया कि मान लो एक व्यक्ति के पास में मारुति का शोरूम है और एक व्यक्ति है वो गेहूं उत्पादित करता है। अगर वो एक दुकानदार से मारुति दे रहा है, कार खरीद रहा है, और अगर मुद्रा का प्रचलन नहीं है तो वो व्यापार किसी भी स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उस मारुति या उस कार के मूल्य के बराबर उस किसान को बहुत अधिक मात्रा में गेहूं देना पड़ेगा। और जहां तक मेरा मानना है कि इतने गेहूं का वो दुकानदार स्टॉक या भंडारण नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यापार में सहायक कौन होती है? मुद्रा होती है। अगर मुद्रा का प्रचलन है, मुद्रा को मैंने भी बताया कागज का नोट या सिक्का, मुद्रा के दो रूप हमारे देश के अंदर। तो अगर आपके पास में कागज के नोट या सिक्के के रूप में मुद्रा है, आप कहीं भी अपना सामान बेचो, बदले में आप वस्तु ले सकते हो। आप कहीं भी अपनी वस्तु को बेचो, बदले में आपको मुद्रा मिल जाएगी। अगर आप वस्तु खरीद रहे हो, आप कहीं भी मुद्रा दे दो, पैसे दे दो, वस्तु ले लो। अगर आप कहीं वस्तु बेच रहे हो, बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो मुद्रा के तीन प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम होता है, बजट निर्माण में सहायक होता है, और तीसरा व्यापार में सहायक होता है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसके ऊपर दोबारा आपको रिवाइज करके बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना इसको कि मुद्रा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मुद्रा एक विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ जानना कि ये आदान प्रदान में काम आती है, यानी वस्तुओं को खरीदने और वस्तुओं को बेचने, इन दोनों के बीच की भूमिका में कौन आती है? मुद्रा आती है। ठीक है, कहने का मतलब इसके माध्यम से वस्तुओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। दूसरा, मुद्रा की विशेषता क्या होती है? ये विनिमय का माध्यम होता है। अभी आपको बताया कि मुद्रा के माध्यम से आप वस्तुओं को आदान प्रदान कर सकते हो, वस्तु खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अगर आपके पास में मुद्रा नहीं है, आप बाजार में चले गए, आप ना किसी वस्तु को खरीद सकते हो और ना किसी वस्तु को बेच सकते हो। दूसरा, मुद्रा की दूसरी विशेषता है, ये कागज के नोट या सिक्के पर जारी की जाती है। हमारे पास में मुद्रा के दो रूप हैं, या तो मुद्रा कागज के नोट पर आती है या सिक्के पर आती है। तीसरी विशेषता, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा को जारी करता है। इसके अलावा किसी भी बैंक को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब केवल एक ही बैंक है जिसको मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक। छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे देश में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक को दिया गया, तो आपको क्या लिखना है? भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरी बात, इसमें पॉइंट है कानूनी मान्यता। मुद्रा की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि इसको भारत सरकार के द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति मुद्रा लेने से मना नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई वस्तु है, दुकानदार के पास में कोई वस्तु है, और अगर वो आपको मना कर रहा है कि मैं आपको वस्तु दे दूंगा लेकिन बदले में मुद्रा नहीं दूंगा, तो उस पर आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? पहला कार्य मुद्रा का होता है विनिमय का माध्यम होता है, बजट निर्माण में सहायक होती है, और व्यापार में सहायक होती है। ये तीन इसके प्रमुख कार्य होते हैं। अब देखिए कि जब थोड़ा सा प्राचीन समय की बात करूंगा कि जिस समय हमारे देश में दुनिया भर में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय दुनिया में आपस में व्यापार कैसे होता था? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि व्यापार में सहायक होती है, मुद्रा व्यापार में सहायक होती है। विनिमय का माध्यम, कोई भी अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, चाहे कोई देश में व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक राष्ट्र को एक दूसरे से वस्तुएं खरीदनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। तो ऐसा कार्य पहले भी होता था, प्राचीन समय में होता था। आज तो मुद्रा का प्रचलन है, आप कहीं भी वस्तु खरीद सकते हो, कहीं वस्तु बेच सकते हो, आप मुद्रा के माध्यम से प्रत्येक कार्य कर सकते हो। लेकिन प्राचीन समय में जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, मुद्रा सिस्टम में नहीं थी, उस समय हमारे देश के अंदर या दुनिया भर में लोग आपसी व्यापार कैसे करते थे? उस समय एक प्रणाली थी जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु के बदले वस्तु। यानी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती थी उसका एक ही प्रकार या एक ही रूप में उसका प्रचलन था
कि एक व्यक्ति के पास में कोई वस्तु है और उस व्यक्ति को अगर किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के पास में है, तो इन लोगों को आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज करना पड़ता था। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति के पास में गेहूं है, एक व्यक्ति के पास में बाजरा है, दोनों के पास में भिन्न वस्तु है। मैंने आपको पहले ही बताया था, व्यापार तभी होता है जब वस्तुओं में भिन्नता होती है। दोनों के पास अगर गेहूं होगा कभी व्यापार नहीं होगा। इस व्यक्ति के पास में गेहूं है, इसके पास भी गेहूं है, ये बोलेगा भाई गेहूं ले लो आप, मैं गेहूं बेच रहा हूं, वो कहेगा भाई मेरे पास गेहूं, मुझे जरूरत नहीं है। व्यापार कब होता है? जब एक व्यक्ति के पास में वस्तु अधिक मात्रा में होती है, उसके पास में वस्तु सरप्लस होती है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको वस्तु की आवश्यकता होती है। तो जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है वो आवश्यकता से अधिक जिस व्यक्ति के पास में वस्तु होगी उससे वस्तु लेगा। उसके बदले में उसे आपको वस्तु देनी पड़ेगी या मुद्रा देनी पड़ेगी। मुद्रा का प्रचलन नहीं है, अभी आप प्राचीन काल में चलो, मुद्रा का प्रचलन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु के बदले वस्तु प्रदान की जाएगी। अब देखो, अगर एक व्यक्ति के पास में गेहूं और एक व्यक्ति के पास में बाजरा है और दोनों आपस में व्यापार करना चाहते हैं, इनमें क्या होगा? देखो, इसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और देखो, जब समस्याएं आई, वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ दोष नजर आए, वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी कारण से धीरे धीरे बाद में ये प्रणाली लगभग लुप्त हो गई। आज जो सब ट्राइबल्स जो एरिया होते हैं या जहां आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं, हो सकता है वहां पर आज भी आदिवासी जो लोग होते हैं, जो खानाबदोश जनजाति के लोग होते हैं, वो आज भी वस्तु में विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को पूरा करते होंगे। बाकी सभ्य समाज में, शहरों में आज ये प्रणाली लगभग लुप्त हो चुकी है और इसका स्थान मुद्रा विनिमय प्रणाली ने ले लिया है कि जहां विनिमय तो होता है लेकिन वस्तु के बदले में नहीं होता है। वस्तु के बदले वस्तु नहीं दी जाती, वस्तु के बदले मुद्रा दी जाती है। मुद्रा दी जाती है और मुद्रा दी जाती है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में मान लो एक व्यक्ति के पास में गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास में बाजरा, यहाँ दिक्कत क्या है? देखो आप, अगर मुद्रा होगी तो ये व्यक्ति गेहूं किसी भी आदमी को बेच देगा, बदले में पैसे ले लेगा। इसको मान लीजिए कि चावल चाहिए, ये कहीं भी बाजार में पैसे देगा, बदले में चावल ले लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पास में बाजरा अधिक मात्रा में लेकिन गेहूं नहीं है, ये कहीं भी अपना बाजरा बेच देगा, बदले में पैसे ले लेगा, और कहीं से भी गेहूं खरीद लेगा, बदले में पैसे ले लेगा। दिक्कत क्या है? लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या दिक्कत आएगी वो देखना। जैसे मान लो कि इस व्यक्ति के पास में गेहूं अधिक मात्रा में, इस व्यक्ति के पास में बाजरा अधिक मात्रा में। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? पहली समस्या क्या है इसके सामने? वस्तुओं के दोहरे संयोग की समस्या। पहली समस्या वस्तुओं के दोहरे संयोग की समस्या। इसको वस्तु के दो संयोग ढूंढने पड़ेंगे। आप समझना, लाइन में लिखा है, जटिल शब्द है कि वस्तु के दो संयोग कौन कौन से होते हैं। एक तरफ मान लो आपके पास में गेहूं दिख है लेकिन आपको बाजरे की आवश्यकता है। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ऐसे व्यक्ति की तलाश करोगे जिस व्यक्ति के पास में गेहूं अधिक मात्रा में है। आपके पास में मान लो गेहूं अधिक मात्रा में, तो आप किस व्यक्ति की तलाश करोगे? आप ऐसे व्यक्ति की तलाश करोगे जिस व्यक्ति के पास में गेहूं नहीं है, क्योंकि आपसे गेहूं कौन खरीदेगा? जिस व्यक्ति के पास गेहूं नहीं है। तो पहला संयोग, तो इसमें दो संयोग ढूंढने पड़ेंगे। साथ साथ लिखा हुआ कि वस्तुओं के दोहरे संयोग की समस्या। एक संयोग मिल जाता है लेकिन दो संयोग एक साथ नहीं मिलते हैं। दो संयोग कौन कौन से? आपके पास में गेहूं अधिक मात्रा में, आप बाजार में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप ये देखोगे भाई किस व्यक्ति के पास में गेहूं नहीं है। पहला संयोग क्या ढूंढ रहा है कि गेहूं किस व्यक्ति के पास में नहीं है। मान लो कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास में गेहूं नहीं है, वो आपसे गेहूं लेने के लिए तैयार हो जाता है, आपका पहला संयोग मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको दूसरा संयोग क्या ढूंढना है? मान लो आपको गेहूं के बदले में चावल की आवश्यकता है। भाई वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? आपके पास में कोई वस्तु अधिक मात्रा में, आपके पास में कोई वस्तु कम मात्रा में, तो अधिक मात्रा में जो वस्तु है उसको आप बाजार में बेचोगे, उसके बदले में आप वो वस्तु लोगे जो आपके पास में नहीं है। आपके पास गेहूं अधिक मात्रा में लेकिन आपके पास चावल नहीं है, आप गेहूं के बदले में क्या चाहोगे? चावल चाहोगे। एक व्यक्ति है जिसके पास में गेहूं बिल्कुल भी नहीं है, वो आपसे गेहूं लेने के लिए तैयार हो गया, आपका एक संयोग मिल गया, लेकिन
बदले में वो आपको चावल देने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास में चावल नहीं है, तो आपका दूसरा सहयोग नहीं मिला। क्या आप उस व्यक्ति को गेहूं दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आपके दो सहयोग नहीं मिले, एक ही सहयोग मिला है। तो पहली समस्या क्या आती है वस्तु विनिमय प्रणाली में? वस्तुओं के दोहरे संयोग की समस्या। आपको दो संयोग ढूंढने पड़ते हैं। जो वस्तु आपके पास में अधिक मात्रा में है वो वस्तु किस व्यक्ति के पास में नहीं है। आपके पास में गेहूं ज्यादा है तो किस व्यक्ति के पास गेहूं नहीं है। एक तो पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा, आपसे गेहूं लेने के लिए तैयार होना। दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास में कौन सी वस्तु नहीं है। मान लो आपके पास में चावल नहीं है, तो जो व्यक्ति आपसे गेहूं लेने के लिए तैयार है, क्या बदले में वो व्यक्ति आपको चावल देने के लिए तैयार है? अगर वो आपको चावल देने के लिए तैयार नहीं है तो आपको केवल एक ही सहयोग मिला है, दोनों सहयोग नहीं मिले हैं। ठीक है। दूसरी समस्या, मूल्य निर्धारण की समस्या। मुद्रा का प्रचलन नहीं है, मुद्रा अस्तित्व में नहीं है, केवल आप वस्तु के बदले वस्तु ले रहे हैं। आपके पास में गेहूं है, आपने किसी को गेहूं दे दिया, उसके पास चावल है, आपने बदले में चावल ले लिया। आपकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, उसकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है, मान लो कि आपके पास में गेहूं है, आपने किसी व्यक्ति को गेहूं दिया और आपके पास में बाजरा नहीं है, आपने सामने वाले व्यक्ति से बाजरा लिया। लेकिन मान लो आपने किसी व्यक्ति को 20 किलो गेहूं दिए, उसके बदले में आप कितना किलोग्राम बाजरा लोगे? क्या दोनों का मूल्य बराबर होता है? नहीं होता है। तो 20 किलोग्राम गेहूं के बदले में सामने वाला आपको कितने किलोग्राम बाजरा देगा, ये दोनों का मूल्य निर्धारित नहीं होता। कब? जब मुद्रा का प्रचलन नहीं होता है। कौन सी प्रणाली में? वस्तु विनिमय प्रणाली में। ऐसी स्थिति में आप ये तय नहीं कर पाओगे कि मैं इसको 20 किलोग्राम गेहूं दे रहा हूं, उसके बदले में मैं इससे कितने किलोग्राम गेहूं बाजरा लूंगा। ये अगर आप निर्धारित नहीं कर पा रहे तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई, मूल्य निर्धारण की समस्या। अगर मुद्रा होती तो आप तय कर लेते कि 20 किलोग्राम गेहूं दे रहा हूं, तो 20 किलोग्राम के मान लो कि 400 रुपए गेहूं के हो गए। अब बदले में ये मेरे को 400 रुपए का क्या देगा? बाजरा देगा। 400 रुपए का जितना बाजरा रहेगा उतना बाजरा आपको दे देगा। लेकिन मुद्रा तो प्रचलन में है ही नहीं, इसलिए आप जितना गेहूं अगले को दे रहे हो, बदले में आप वस्तु ले रहे हो, तो अगला तुम्हें जो वस्तु दे रहा है उस वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर पाओगे कि वो वस्तु कितने रुपए की है जो मुझे दे रहा है, और मैंने जो गेहूं दिया है वो कितने मूल्य का है। तो इसलिए मूल्य निर्धारण की समस्या पैदा हो जाएगी। ये होती वस्तु विनिमय प्रणाली। ये प्रश्न लगाया गया है बोर्ड एग्जाम में कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो दोष लिखिए। आपको दो दोष लिखने हैं। वस्तुओं के दोहरे सहयोग की समस्या, इसमें दो सहयोग ढूंढने पड़ते हैं। जो वस्तु आपके पास में अधिक मात्रा में है वो सामने वाले के पास में नहीं होनी चाहिए। एक तो ये सहयोग, जैसे मान लो आपके पास गेहूं ज्यादा है तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास गेहूं नहीं है, वो आपसे गेहूं खरीदेगा, पहला सहयोग। लेकिन बदले में आप उससे वो वस्तु चाहेंगे जो आपके पास में नहीं है। मान लो कि आपके पास बाजरा नहीं है, तो अगला जो आपसे गेहूं ले रहा है वो बदले में आपको बाजरा देने के लिए तैयार होता है, तभी आपका व्यापार होगा, अदरवाइज आपका व्यापार नहीं होगा। ठीक है। दूसरी समस्या है कि मूल्य निर्धारण की समस्या। मूल्य निर्धारण का मतलब अभी आपको बताया कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को 20 किलोग्राम गेहूं दे रहे हो तो आप ये तय नहीं कर पाओगे कि मेरे गेहूं का मूल्य कितना है, इस गेहूं की वैल्यूएशन कितनी है। बदले में अगला मुझे बाजरा दे रहा है तो मुझे कितना बाजरा देगा। आप दोनों वस्तुओं का मूल्य तय नहीं कर पाओगे। आज आप बाजार में आप जाते हो, बाजार में हर वस्तु के मूल्य निर्धारित मिलेगी आपको। ये वस्तु इतने मूल्य की, ये वस्तु इतने मूल्य की है। क्यों? क्योंकि आज मुद्रा का प्रचलन है, हर वस्तु पर मूल्य लिखा होता है। लेकिन जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जब आप किसी को वस्तु दे रहे हो तो सामने वाला भी आपको वस्तु दे रहा है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता था। ये एक बड़ी समस्या थी उस समय, इसलिए धीरे धीरे ये प्रणाली सिस्टम से बाहर हो गई। आज बहुत कम चुनिंदा क्षेत्रों में जो आदिवासी इलाके होते हैं वहां पर ये प्रणाली आदिवासी लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाती है, वो भी बहुत कम हद तक। आज वो भी सभ्य समाज के संपर्क में आने लगे, ऐसी बात नहीं है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है। ठीक है। अब वापस मुख्य टॉपिक पर हम बात करें तो मुद्रा की। अभी 7 का कोई डिस्कस नहीं हुआ, 7 छोड़ना। पहले बात करेंगे